Good morning, students. Today we will discuss some question answer and now discuss some important point of this chapter. So first question is the give the two examples each for sound with a high pitch and with a low pitch. तो हाई पिच और लो पिच वाले कुछ एग्जाम्पल हमें बताना है कि जो हमारा साउंड का सोर्स है मीन्स साउंड का जो प्रोड्यूसर है, तो ऐसे कोई दो दो प्रोड्यूसर का नाम बताओ जो कि हाई पिच और लो पिच वाला साउंड प्रोड्यूस करता है. सो देयर आर द एग्जांपल्स ऑफ हाई पिच साउंड लाइक ओमेन, मस्कीटो और कुकोस. तो ये 2 से 3 है, 2 ही लिख देंगे चल जाएगा. एक ओमेन लिख लेंगे और दूसरा मस्कीटो लिख लेंगे कि दिस बोथ प्रोड्यूस sound with high pitch and the some other examples which produce sound with low pitch. each example है जैसे कि मेन है, और जो हम लोग रोलिंग ऑफ लायन पढ़े थे और ड्रम पढ़े थे जो बैंड बाजा बजाते हैं, तो लो पिच वाले में आ जाएगा मेन, लायन, ड्रम, ये सब आ जाएगा हमारा लो पिच वाले में. तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन. सेकंड देखेंगे कि विच काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वोकल कॉर्ड्स आर थिन एंड स्ट्रेच्ड. तो आंसर होगा, वहाँ पे आंसर हम लोग लिखेंगे कि द वोकल कॉर्ड्स आर थिन एंड स्ट्रेच्ड देन द हाई फ्रिक्वेंसी साउंड इज प्रोड्यूस्ड. कि जब वोकल कॉर्ड्स जो है हमारे थिन और स्ट्रेच होगा तो वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस होगा. थर्ड देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू बर्ड्स, फिशेस एंड फ्लाइज प्रोड्यूस साउंड. तो देखते हैं कि लास्ट थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो बर्ड्स है, फिश है मीन्स मछली, और जो फ्लाइज हैं तो ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो देखते हैं कि बर्ड में जो होता है एक स्पेशल टाइप का वोकल इंस्ट्रूमेंट होता है. उसके जो ब्रीथिंग वाला ट्यूब होता है मीन्स नली होता है, उसमें एक वोकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके वजह से वो एयर को प्रेस मीन्स एयर जैसे बाहर की ओर निकलता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है वोकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो बर्ड्स प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट मीन्स वोकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट इन इट्स ब्रीथिंग ट्यूब. और दूसरा है जैसे कि फिश बोला गया है, तो फिश में सांस लेने के लिए गिल्स होता है मीन्स गिल्स होता है. तो फिश जो है साउंड प्रोड्यूस करता है जब वो एयर को बाहर निकालता है मीन्स फिश सेस जनरेट साउंड बाय पुशिंग एयर आउट ऑफ देयर गिल्स. ठीक है, कि गिल्स से जब बाहर निकालता है तब वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है. और तीसरा है फ्लाइज. फ्लाइज में जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग मॉस्किटो को लेते हैं, तो मॉस्किटो टाइप से ही होगा. तो वहाँ पे देखेंगे कि वो बार बार जब पंख हिलाती है तो एक वाइब्रेशन वहीं पे होता है जिसके वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करता है. तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फ्लाइज प्रोड्यूस्ड साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स फास्ट. बहुत ज़्यादा फास्ट मीन्स बहुत फास्ट वो अपने विंग्स को हिलाते रहता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है और उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. उसके बाद देखेंगे कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला है वी हैव लर्न. ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है मतलब कंफर्म है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन के वजह से ही वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो. अगला है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारा मेन पाथ था, मेन पाथ से जो है वो हमारा ऊपर नीचे हो रहा था. तो मेन पाथ मीन्स मेन रोड मान के चलेंगे कि मेन पाथ से जितना डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसी का जो डिस्टेंस होगा उसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है. इसको हम लोग देख भी चुके हैं डायग्राम से.
मान के लो हमारा ये वाला कुछ डायग्राम है, इस तरीके से मेन पाथ है हमारा, मेन पाथ जो बोला जाता है। अब साउंड को जो वेव आ रहा है इस तरीके से आता है, वेव इस तरीके से होता हुआ चलता है वेव, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है इसको ले लो या फिर इसको, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मान को इसके बजाय अगर ये ऐसे करके यहाँ पे चला जाता है तब डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ज़्यादा होगा और इसी को बोलते हैं हाई एम्पलीट्यूड। तो ये था हमारा एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन, मीन्स लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, मीन्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड वी कैन से। उसके बाद उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। थर्ड है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। कि मान के चलो कि ये हमारा घड़ी का जो है पेंडुलम है, तो वहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे एक बार इधर गया फिर इधर ऐसे ऐसे करके जाते रहता है। तो मान के लिए तो हमारा मेन जगह हो गया, अब ये साइड में गया, ठीक है। तो मेन जगह से पहले इस साइड में गया, फिर वापस यहाँ पे गया, फिर बीच में आया, ठीक है। तो हालांकि ऐसे ऐसे होते रहता है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो जाएगा फिर आएगा, ये हमारा एक साइकिल हुआ, मीन्स वन वाइब्रेशन। तो इस तरीके से बार बार आते जाते रहता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो यहाँ पे देखेंगे वन ऑसिलेशन मीन्स यहाँ से इस जगह पे गया और यहाँ से वापस आया, तो इस जाने और आने में कितना टाइम लगा, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अगला है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। कि एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेशन हो रहा है, कितने बार वो साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसी को टर्म दिया गया है ऑसिलेशन, मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि एक सेकंड में कितने बार, ऑसिलेशन मीन्स वाइब्रेशन को बोलेंगे ऑसिलेशन, और एक सेकंड में जितने बार वो वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। अगला है कि द फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन वाइब्रेशन पर सेकंड और इन हर्ट्ज। तो हर्ट्ज का मतलब भी वही है कि फ्रीक्वेंसी मीन्स हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड और वाइब्रेशन पर सेकंड और नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो सिमिलरली फॉर हर्ट्ज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। Hertz is a frequency, unit of frequency, and frequency is equal to 1 upon time period. The relation between frequency and the time period is inversely, that means the frequency inversely proportional to time period. Next one is the range of audible frequency for human ear is between 20 Hz to 20,000 Hz। कि जो 20 से 20,000 साइकिल पर सेकंड जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको ह्यूमन लोग जो है, मतलब व्यक्ति जो पर्सन है, मानव लोग सुन पाते हैं, उससे कम या ज़्यादा हुआ तो सुनने योग्य नहीं रहता। उसके बाद है ए मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपागेशन ऑफ साउंड, साउंड डज नॉट प्रोपागेट इन वैक्यूम। कि हमारा जो साउंड प्रोपागेट करता है मीन्स जैसे कहीं भी अगर आवाज़ कुछ बज रही है, जैसे कहीं पे बाजा बज रही है, कहीं पे कुछ और बज रहा है, कहीं पे कोई किसी को पत्थर से किसी चीज़ को बीट कर रहा है फिर और कुछ कर रहा है, तो उससे निकल करके साउंड हमारे कानों तक पहुंच रही है, मतलब कंफर्म है कि मीडियम में ज़रूर एयर है वहाँ पे, ठीक है। हालांकि मीडियम और कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर कनेक्ट नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे साउंड है, मीन्स साउंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोपागेट द साउंड, ठीक है। मीन्स एयर इज रिक्वायर्ड, या फिर बोल सकते हैं कि एयर इज नेसेसरी टू प्रोपागेट साउंड, कि साउंड को प्रोपागेट करने, प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ना, साउंड का हमारे तक आना, इसको प्रोपागेट बोलेंगे, प्रोपागेशन। तो साउंड अगर हमारे तक पहुंचता है मतलब कन्फर्म मीडियम होगा। जैसे कि देखते हैं कि कार के अंदर किसी को बैठा देंगे, खिड़की को बंद कर देंगे पूरी तरीके से, तो अंदर से वो चिल्लाते ही रह जाता है, बाहर आवाज़ नहीं आती, अगर कोई वहाँ से होल ना हो तो। एक होल कर दो फिर देखना कैसे आवाज़ आती है कि नहीं आती है, आएगी ही आएगी। और अगर कार के दरवाजे खिड़की सब बंद है, कहीं पे कोई होल नहीं है, कोई छेद नहीं है,
तो कंफर्म है हम उसको सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर का एयर अंदर में है, बाहर का एयर बाहर में, कोई वहाँ पे कनेक्शन नहीं है। तो एयर ज़रूरी है साउंड को प्रोपागेट करने के लिए, मीन्स मीडियम ज़रूरी है। उसके बाद है साउंड कैन बी रिफ्लेक्टेड आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल, इको इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, एक इको का टर्म यूज किया गया है। जैसे हम पहाड़ के ऊपर में जाके खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ से किसी का नाम लेके अगर चिल्ला देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो लाउड स्पीकर में देखें कि हम लोग एक बार हेलो बोलते हैं तो बार बार वो हेलो 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 ऐसा करके सुनाई देता है। तो इसी को बोलते हैं साउंड, जो कि हम अपने ही आवाज़ को बार बार सुनते हैं, और ये पॉसिबल होता है हमारा रिफ्लेक्शन के वजह से। जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, वैसे साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। तो जब हम पहाड़ पर चढ़ करके चिल्लाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि सामने जो पत्थर रहता है, वहाँ से साउंड टकरा करके वापस हमारे कानों तक पहुँचती है, और वही हमें कई बार सुनाई देती है। इसी फेनोमेना को टर्म दिया गया है इको। अगला है द वॉइस ऑफ ह्यूमन बींग्स इज ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ देयर वोकल कॉर्ड्स, कि ह्यूमन बींग में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशंस होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है, और उसी के वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अगला है द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री एंड 20 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली इज 332 मीटर पर सेकेंड एंड 340 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री पे साउंड का जो स्पीड होगा 332 मीटर पर सेकेंड होगा, और 20 डिग्री मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से हल्का सा वो भी बढ़ जाता है, जो कि 332 डिग्री मीटर पर सेकेंड से बढ़ करके 340 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर का। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी फॉर ह्यूमन बीइंग इज। तो यहाँ पे देखेंगे द रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रिक्वेंसी का दिया गया है, ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये है हमारा 0 to 20, और ये है 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये 20 से 2000 हर्ट्ज है, ये 0 से 20,000 हर्ट्ज है, और ये 20 से 20,000 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 20 to 20,000 हर्ट्ज। ध्यान देंगे इस चीज़ को, यहाँ पे 2000 है, ये 20,000 है। अगला है ऑन इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड व्हाट एल्स इंक्रीजेस। ठीक है, पहला ऑप्शन है इट्स पिच। ठीक है, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, पिच बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, या फिर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का तो फ्रिक्वेंसी से रिलेशन फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो फ्रिक्वेंसी का हम लोग सीधा सीधा रिलेशन इसके पहले पढ़ चुके हैं कि द फ्रिक्वेंसी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पिच। हायर द फ्रिक्वेंसी हायर विल बी द पिच। जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा पिच होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होगा, इट्स पिच। पिच वहाँ पे इंक्रीज होगा। उसके बाद है टू हियर द इको क्लियरली द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 17 मीटर। ठीक है, कि 17 मीटर मिनिमम चाहिए हमें क्लियर इको सुनने के लिए। अगला है साउंड प्रोपागेशन इज नॉट पॉसिबल मेटल में, वायर में, वैक्यूम में, एयर में। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे ट्रेन जैसे पटरी में चलती है, तो दूर से जब ट्रेन आती है तो पटरी में हम लोग कान लगा के सुनते हैं, और पटरी किससे बनता है, आयरन से, मतलब मेटल से। ठीक है, तो मेटल पे कान लगाते हैं तो कुछ ना कुछ तो साउंड आता होगा, तभी तो पता चलता है कि हाँ ट्रेन आ रही है। तो मेटल तो कंफर्म है कि साउंड में जो है मेटल में प्रोपागेट होगा ही होगा। प्रोपागेट मतलब साउंड का हमारे कानों तक पहुंचना। दूसरा है वाटर। तो वाटर में से हम लोग डूब जाएंगे और वहाँ पे किसी चीज़ को से मारेंगे, ठीक है, तो हमारे कान तक पहुँचती आवाज़ सुनाई देती है। एक है एयर। तो एयर तो हम देख ही रहे हैं कि बाहर में जो भी शोर हल्ला होता है हमें सुनाई देता ही है। और एक और बचा वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो साउंड है वो प्रोपागेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो इन वैक्यूम द प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं।
अगले क्लास में हम लोग और दो चार क्वेश्चन बचा है डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।